आप सभी को याद है ना कि इस रविवार को फिर से 3 बजे मैं आप सभी के बीच में आपके सवालों का जवाब देने के लिए आ रही हूं। मैं आप सभी का इंतजार करूंगी कि आप सभी अपने अपने प्रश्न पहले से ही लिख करके तैयार रखिएगा ताकि हम कम समय में बहुत सारे सवालों का जवाब दे सकें। मेरे एक सब्सक्राइबर मनीष वर्मा जी ने पंजाबी बाग से पूछा है कि उनका और उनकी पत्नी का वाद विवाद चल रहा था। वाद विवाद चलते चलते बात धीरे धीरे कब डीएनए के टेस्ट तक में कन्वर्ट हो गई और जब डीएनए टेस्ट करवाया गया तो उस बच्चे की डीएनए टेस्ट उनके साथ मैच नहीं की। इसी तरह से अमित वर्मा जी का मुंबई से मेरे पास एक सवाल आया है कि उनका और उनकी पत्नी का भी इसी तरह से केस चल रहा था और केस चलते चलते बात इस मोड़ तक पहुंच गई कि कोर्ट में डीएनए टेस्ट करवाने की एक एप्लीकेशन लगाई गई और जब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई तो अमित वर्मा जी इस बच्चे के बायोलॉजिकल फादर नहीं निकले। और यहाँ पर अमित वर्मा जी की पत्नी ने उनकी सेल्फ अर्न्ड प्रॉपर्टी में उस बच्चे के लिए शेयर की डिमांड की। इसी तरह से मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे बार बार ये सवाल पूछते हैं कि इस तरह की अगर उनके सामने परेशानी आ जाती है, डीएनए टेस्ट तक वो पहुंचते हैं और डीएनए की टेस्ट उनके साथ नहीं मैच करती, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, इन स्थितियों को कैसे डील करना चाहिए। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इन्हीं सब बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करने वाली हूँ। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हो तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज की जानकारी सबसे पहले मिल सके। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि डीएनए टेस्ट तो हुआ और उस डीएनए टेस्ट में बच्चे की जो रिपोर्ट आई थी वो आपके साथ कहीं पर भी मैच नहीं खाती, लेकिन आपको एकदम से ये नहीं सोच लेना है कि पत्नी का चरित्र खराब है या पत्नी चरित्रहीन है, बल्कि यहाँ पर आपको अपनी पत्नी का भी डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। हो सकता है कि पत्नी का जब डीएनए टेस्ट करवाया जाए और इस डीएनए टेस्ट की अगर रिपोर्ट भी ना मैच करे बच्चे के साथ तो हो सकता है कि वो बच्चा आप दोनों में से किसी का हो ही ना। अब ये आपके लिए बड़ी हैरानी की बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बच्चा जो कि शुरुआत से बचपन से आपके साथ है, आपके सामने पैदा हुआ, आपने उसको इतना बड़ा किया, आज वो 18 साल का 21 साल का हो चुका है और वो आपका बच्चा है ही नहीं। अब देखिए, जब आपकी पत्नी किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी क्लिनिक में एडमिट होती हैं तो वहां पर बहुत सारे डिलीवरी केसेस होते हैं और डिलीवरी रूम में एक स्पेशल अलग से रूम बनाया गया होता है जहां पर नवजात शिशुओं को एक साथ अलग अलग बेड पर रखा जाता है और उनकी पहचान के लिए उनको एक नंबर दिया जाता है। आपके और आपकी पत्नी का वो बच्चा है तो आपको मान लीजिए एक नंबर दिया गया और किसी एक्स और किसी वाई का जो बच्चा है उसको 2 नंबर दिया गया। लेकिन हुआ क्या कि काम इतना ज्यादा था, इतने सारे बच्चे थे कि वो जो 2 नंबर एक्स वाई के बच्चे के ऊपर टैग लगना था वो गलती से 2 नंबर आपको दे दिया गया और आप दोनों का जो 1 नंबर था वो गलती से एक्स वाई के पास चला गया। तो हुआ क्या, यहाँ पर ना तो वो बच्चा आपका है ना वो बच्चा आपकी पत्नी से पैदा हुआ है, बल्कि वो बच्चा किसी और से हुआ था। तो देखिए, ये हुई ना गड़बड़। तो यहीं पर हमने ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट अगर आपसे मैच ना करे तो आप एकदम से अपनी पत्नी को चरित्रहीन की संज्ञा देना शुरू कर दें। इसके साथ साथ एक और बात जो ध्यान रखने की है कि बहुत बार आप लोग क्या करते हैं, जब आपका झगड़ा होता है तो आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या प्राइवेट क्लिनिक में चले जाते हैं या किसी लेबोरेटरी में चले जाते हैं और वहां पर अपनी मर्जी से खुद ही डीएनए टेस्ट करवा बैठते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि अगर उस डीएनए की रिपोर्ट आपके साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही है, आप उसको एज अ लीगल प्रूफ कोर्ट में कहीं पर भी नहीं दिखा सकते क्योंकि वो कानूनन मान्य
नहीं होती। अगर आपको डीएनए की रिपोर्ट का प्रयोग किसी भी केस में करना है तो उसके लिए आपको एक दरखास्त कोर्ट के अंदर ही लगानी होगी, और उस एप्लीकेशन में सुनवाई के बाद जज साहब खुद ही बताएंगे कि इस हॉस्पिटल में आप जाकर के डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं, और जो उसकी रिपोर्ट कोर्ट के अंदर आएगी उसी की लीगल वैल्यू होती है। ये तो वो बात हुई कि डीएनए टेस्ट आपने करवाया, बच्चे का आपके साथ मैच नहीं हुआ, आपने करवाया अपनी पत्नी के साथ तो वो भी मैच नहीं हुआ, और आपने अपनी पत्नी को चरित्रहीन की संज्ञा या उसको गलत नहीं ठहराया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जब आपने उस बच्चे के साथ डीएनए टेस्ट करवाया और वो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट मैच नहीं की, और उसके बाद आपने अपनी पत्नी का जब डीएनए टेस्ट करवाया वहां पर डीएनए टेस्ट मैच हो गया, इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि आपकी पत्नी का तो वो बच्चा है, लेकिन वो बच्चा आपसे पैदा नहीं हुआ है, आप उसके बायोलॉजिकल फादर नहीं हैं। और अगर ऐसी कोई रिपोर्ट आ जाती है तो यहीं पर आपको ये सोचना होगा कि ये एकदम सीधा सीधा एडल्ट्री का केस बन गया, और ये अपने आप में बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ा मुद्दा है आपको तलाक लेने का, और आप इस बिना पर कोर्ट में तलाक दायर कर सकते हैं, क्योंकि उस बच्चे के बायोलॉजिकल फादर तो आप नहीं हैं, लेकिन उस बच्चे की बायोलॉजिकल मदर आपकी वाइफ जरूर है। अब यहां आपको मालूम पड़ गया कि वो बच्चा जिसको आप आज तक अपना बच्चा मान रहे थे, जो आपके सामने पैदा हुआ था, 10 साल 12 साल का वो हो चुका है, आपने उसको सारे अधिकार दिए हुए थे। उस बच्चे का जब आधार कार्ड बना तो वहां पर पिता के नाम पर आपका नाम लिखवाया गया, वोटर आई कार्ड जब बना तो वहां पर भी पिता के नाम पर आपका नाम लिखा गया, या और भी कोई भी दस्तावेज बने, स्कूल में एडमिशन हुआ, कोई और टीसी सर्टिफिकेट बना, या कहीं एडमिशन कराते हुए, या कोई भी आपने पॉलिसी ली, उन सभी जगहों पर उस बच्चे के पिता के नाम पर आपका नाम लिखा हुआ है, और आपको यहाँ पर ये मालूम पड़ चुका है कि इस बच्चे के आप बायोलॉजिकल फादर नहीं हैं। जैसे ही आपको ये बात पता चली, आपने सबसे पहले न्यूज़पेपर में उस बच्चे के साथ अपने सारे संबंधों को कैंसिल कर देना है, आपने डिक्लेयर कर देना है समाज को कि अब इस बच्चे के साथ आपका कोई भी संबंध नहीं है। और उसके बाद आपने फटाफट उसके आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, कितने भी जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी पॉलिसीज हैं, सब जगह पर अपना नाम एज अ बायोलॉजिकल फादर जो आपने लिखवाया हुआ था वो आपने हटा देना है। अब आते हैं मुख्य प्रश्न की ओर, क्या इस बच्चे को आपकी प्रॉपर्टी से शेयर मिलेगा? नहीं, क्योंकि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सेल्फ अर्न्ड प्रॉपर्टी है, और सेल्फ अर्न्ड प्रॉपर्टी में आपकी खुद की इच्छा होती है कि आप किसको देना चाहें, किसको ना देना चाहें। आप यहाँ पर विल बना सकते हैं, और वैसे भी क्योंकि ये बायोलॉजिकल आपका सन नहीं है तो इसका राइट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, और साथ ही साथ इस बच्चे का एलिमनी लेने का या मेंटेनेंस लेने का भी इसके अधिकार खत्म हो जाते हैं। लेकिन हाँ, एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी होगी कि आप इसके बायोलॉजिकल फादर तो नहीं हैं, लेकिन जो इस बच्चे की माँ है वो आपकी वाइफ है, और वो आपकी लीगली वेडिड वाइफ है। आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपनी पत्नी को मेंटेन करें, और क्योंकि ये उसी आपकी पत्नी का बेटा है, ये चाहे आप इस बच्चे के बायोलॉजिकल फादर ना हो, लेकिन हाँ आप इसके लीगल फादर तो हैं। तो ये जरूर हो सकता है कि जब तक ये बच्चा एडल्ट ना हो जाए तो आप इस बच्चे को फाइनेंशियल सपोर्ट करें। आशा करती हूँ कि आपको आज के इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि डीएनए टेस्ट कहाँ पर करवाया जाना जरूरी है, और उसका रिजल्ट आने के बाद भी हमको एकदम से किसी रिजल्ट पर जंप आउट नहीं करना है। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर,
बाय बाय।